नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत ही इजीली आपको एक्सप्लेन करेंगे। बस फोकस आप सामने रखना, हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। हर एक एग्जाम का पैटर्न सेम होता है और जीके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो उसी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर आ जाएगा कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछते हैं एग्जामिनर। और ये क्लास सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी या यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास को फोकस रखना होगा 100% और शुरू से अंत तक देखेंगे तो हर क्वेश्चन को 100% बहुत इजीली समझ जाएंगे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। बस फोकस आपको सामने रखना होगा तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब और किनके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। अगर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी और यहीं से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड सेकंड क्वेश्चन मेंशन किया है कि शिवाजी जो महाराज थे उनका राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो उनका जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है तो जो रायगढ़ किले पर शिवाजी को छत्रपति की उपाधि भी मिली थी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी। तो जो महात्मा गांधी जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जो सत्याग्रह की शुरुआत किया था आंदोलन, वो चंपारण जो कि बिहार राज्य में है और 1917 में यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। जो क्या था, सत्याग्रह आंदोलन। तो ये आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि ये किसके लिए था। तो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनके लिए महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को 1917 में शुरू किया था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। उसके बाद अगला है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था वो कुतुब। तो इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो जो गुलाम वंश का संस्थापक और इसे लाख वक्स यानी कि इसे लाख वक्स कहलाता था, यानी कि जो गुलाम वंश का संस्थापक था जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन मेंशन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में किया था। अगर इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है इन्होंने अपना एक नारा दिया था। इनका नारा क्या था। तो इन्होंने अपना जो नारा दिया था जय हिंद, इन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे को किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिया था, 1943 में दिया था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कहाँ पर है, गंगोत्री उत्तराखंड में है। भागीरथी ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। ये आपको प्रॉपर समझना था। एंड उसी प्रकार सेवंथ नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है। यानी कि जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो ये भी यहाँ पर मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंचनजंगा की कितनी हाइट है, कितना मीटर है।
तो वो 8,586 मीटर क्या है कंचनजंगा की ऊंचाई है। अगर इसके बारे में प्रॉपर यहाँ पर मेंशन करें यहाँ कहाँ पर होता है, तो यह नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो ये आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन था। इसकी हाइट कितनी है ये भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपका फोकस सामने रहा होगा तो अभी तक इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो आपका राज्य है वो असम में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका या एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अगर राज्य पूछेगा आसम हो जाएगा, अगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो एक सींग जो वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। जो आपका थार मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा आपसे एग्जाम में तो वो गंगा नदी है। वो कितना किलोमीटर है तो 2525 मीटर, यानी कि जो आपका है गंगा नदी वो 2525 किलोमीटर है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से जो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी वो गंगा नदी हो जाएगी और कितना किलोमीटर है तो 2525 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ये भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान हुआ था लागू वो आपका 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था लागू हुआ था। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। उसी प्रकार 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन ये भी अपने आप में बहुत खास क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आप जो 12 क्वेश्चंस थे बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं और आपको प्रॉपर इनकी समझ होनी चाहिए। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो जो लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या होती है 552 वर्तमान में है और 543 चुने हुए सदस्य होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा के सदस्य यानी कि जो राज्यसभा में सदस्य कितने समय के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। उसी प्रकार 15 नंबर पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये आपको मौलिक अधिकार के बारे में प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पूछ रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन भी अपने आप में खास है। इसमें बोल रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम सन की किरण को अर्थ तक आने में लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो डीएन यानी कि जो आपका डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना की खोज किया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन किए थे ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में इनकी खोज किया था। उसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये भी अपने आप में खास क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत उसके बाद 21 है आपका, इसमें बोल रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो जो नोबेल पुरस्कार वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडन
जो आपका एक देश है उसके द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये भी पॉइंट मेंशन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि लेकिन शांति का नोबेल नॉर्वे यानी कि जो नॉर्वे है उससे दिया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी तक आप इन सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बस आप फोकस सामने रखना। तो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से इनको समझ जाएंगे ताकि एग्जाम में बनने वाले हर क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकें। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो यानी कि जो एशियाई खेल थे उनकी शुरुआत आपका 1951 में शुरू हुआ था आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि 23 है, इसमें बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है, जो कि वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 24 के बारे में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ISRO, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु यानी कि कर्नाटक में है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसका मुख्यालय कर्नाटक यानी कि बंगलुरु में है। तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। तो इसमें आपको पूरा क्लियरिटी आ गया होगा कि इसमें हर एक सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री और जीएस के भी क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से ओवरऑल आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। उसी तरीके से उन्हीं पैटर्न को देखते हुए इन क्वेश्चन को डिजाइन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और आपको क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सके। और सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है 25 में, पूछ रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। ये भी आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप 25 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बट आपका फोकस सामने रहा होगा तो आप 100% इन क्वेश्चंस को समझ के होंगे। और इनमें से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आप इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को जब देखेंगे या आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको क्लियरिटी आ गई होगी, उसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चन का रिवीजन करना, उसके बाद अपने टेस्ट को भी देते रहना, उसका भी एनालिसिस करते रहना, तो आप और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे आपके क्वेश्चंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बहुत ही इजीली नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करना और अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी पढ़ाई